अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम आज मौजूद है पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में। और मैं इस वक्त फैसलाबाद के इलाके सवनाबाद में हूं, जहां 9 फरवरी 2017 को खून की होली खेली गई। यहां इसी जगह पर इस पान शॉप के नीचे एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल किया गया, लेकिन ये मंजर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। जी, इस दुकान में लगे हुए ये कैमरा, एक वो कैमरा, एक अंदर, एक वहाँ और एक ये तकरीबन 5 कैमराज हैं जिन्होंने ये सारा मंजर महफूज कर लिया। और यहाँ तकरीबन 10 बजे के करीब जिस तरह से बेदर्दी से एक नौजवान को कत्ल किया गया, वो सारा मंजर इन कैमरों ने अपनी आंख में महफूज कर लिया। हम आपको वो मंजर दिखाएंगे भी, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि ये हल्का पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब का है। और हम इस प्रोग्राम के जरिए ये कोशिश करेंगे कि मजलूम को इंसाफ मिले और कातिल को करार वाकई सजा मिले, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो हम सवाल पूछेंगे वज़ीर कानून जनाब राना सनाउल्लाह साहब के कि उनके हल्के में ऐसा वाक़या अगर पेश आया तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो आज आप प्रोग्राम हम लोग में हम ये कोशिश करेंगे कि मकतूल को इंसाफ दिलाएं और उसके घर वालों से भी बात करें, तमाम तर तकाज़े पूरे किए जाएँ और जालिम को करार वाकई सज़ा मिले। और अब मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के इलाके शालीमार पार्क। इस जगह से इन घरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ख़ास तौर पर इस मकान जो मकतूल ताहिर का घर है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मकीनों की हालत क्या होगी। इन घर वालों से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनके साथ क्या सलूक किया और किसने किया और अब ये लोग चाहते क्या हैं। मैं इस वक्त मकतूल मोहम्मद ताहिर के घर वालों के साथ मौजूद हूँ। इनसे बात करते हैं, इनका दुख इन्हीं की ज़बानी आप तक पहुँचाते हैं। पहले मेरे साथ वालदा हैं ताहिर की। माँ जी, ज़रा बताइएगा वाक़या है क्या, असल में हुआ क्या था? बेटा मेरे को घरों 11 बजे गया वा, 11:30 मैनू फोन आ जाता भी डेथ हो गई है। रात को 11 बजे? हाँ, रात को 11 बजे काम तो आया वा। क्या काम करता था? बर्तन वाली दुकान पे मां छुड़ी शादी बैक साइड ते 6 नंबर गली च। ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ, ਦੋਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਰਕਲੀ, ਵੱਡੀ ਨਾਰਕਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। फोन आपको आया 11:30 बजे? क्या, किसका फोन आया और क्या बताया आपको? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪੱਤੋ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ। क्या कहा उन्होंने? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫੈਰ ਵੱਜ ਗਏ ਆ। ये जिस शख्स ने फायर मारे हैं जानते हैं आपको? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ही नहीं? मेरे को नहीं पता उसके बारे में? नहीं। तो अच्छा, आपको ये बताया कि फायर लग गया है? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, उन्होंने गल ही दूजी नहीं की। उन्होंने कहा मौके ते डेथ हो गई है। आपके बेटे के बारे में बताया आपको कि मौके पर? उनको उससे फिर फोन में दस्ती फोन कर दी। जो मेरे भरा ने मैंने फोन किया, मैं दस्ती फोन कर दी। ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਦੇ ਕੀ ਲਾ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ गई है। कौन से अस्पताल में उसको ले जाया गया? जनरल जी कहने ले गए, जनरल जी पहुंच जाओ। फिर आप वहाँ गई? हाँ जी, मैं उत्ते गई थी, उन्होंने नुकरे लाया। उसकी वफात हो गई थी उसकी? पता कैसे चला जी किसने कत्ल किया उसको, किसने मारा है, कैसे पता चला? मैं पढ़े आया वा, सरदार ने पूरी जमानत कराई है। साडे ना कोई पुलिस वाला सुनदा, ना कोई साडी गल सुनदा, ना कोई। पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है? क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले अंदर मुझे कहते तफ्तीशी को जाना, तफ्तीशी को गए। और कुर्सियां लिया के दबे बैठो इत्ते असि उत्ते खड़े हैं। SHO सानू धमके मारन लग पिया ते मैं उठ के रोंदी घर आ गई। SHO क्यों धमकियां दे रहा है आपको, क्यों इस तरह सलूक कर रहा है वो? तेरे कहने SHO भी क्या होया वा। कोई आपको धमकियां मिली? एक दो बार मेरे फोन आया सी, पता नहीं केड़ा नहीं। क्या कहा गया आपको? तू कित्थे है? मैं अपने घर वा, कहंदा सी तेनू नहीं रहन देना इत्ते। आपने ये पुलिस को बताया कि आपको धमकी मिली इस तरह से? हाँ जी, मैं किया, कोई चैट ही नहीं लिया पुलिस ने भी। वो नंबर जिससे फोन आया आपने पुलिस को बताया? वो नंबर
नहीं मैनू पता ही नहीं पुत लगा, मैं किसी रिश्तेदार दा ही होना, मैं गौर नहीं की, मैं तन दसा। तो आपको धमकियां मिल रही हैं? हाँ जी। लेकिन आपने क्या सोचा हुआ है कि आप इस केस की पैरवी करेंगी, अपने बेटे के कातिल को सजा दिलवाएंगी? हाँ या नहीं? नहीं मैं सजा दिलवानी है बेटा नू, सजा दिलवाएंगी। मेरा एक इकलौता पुत वा, मैं किस तरह जीवा अपने बच्चे तो बगैर। आपके घर में और कोई नहीं है? मेरा पोता भी नहीं है, मेरा भैड़ा भरा कोई अपने अपने करी। तो ताहिर के वालिद जो हैं वो आपके वो शौहर बहुत हो गए हैं। कितना अर्सा हुआ? 3 साल था जो बहुत हो गए। यानी उसको आपने खुद पाला है। कैसा बेटा था आपका? आपका एहतराम करता था, आपका ख्याल रखता था? हाँ जी। चमा जी जरा अपनी बेटी को दीजिए माइक। आप बहन है जी ताहिर की? हाँ जी। आप बताइएगा उस ताहिर के बारे में। आपका मतलब छोटा भाई था, बड़ा भाई था? नहीं मेरे से छोटा था। आपसे छोटा था? हाँ जी। तो जब ये वाकया जिस दिन हुआ है, हाँ आपसे मिलकर गया था, आपसे बात करके गया था? नहीं मैं तो मुल्तान रहती हूँ। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी मेरे 4 बच्चे हैं। तो मुल्तान में जब घर आया ना, मैंने अम्मी ने फ़ोन किया उस दिन मुझे, तो मैंने कहा इस टाइम फ़ोन किया क्या हुआ? कह रहे मेरा दिल कर रहा था, बच्चे ठीक है? मैंने कहा हाँ जी ठीक है। कह रहे क्यों? मैंने कहा क्यों? ताहिर कहाँ है? कह रहे ताहिर दुकान पे आया नहीं अभी, ताहिर उतनी देर में ताहिर आ गया घर। तो उसके बाद ये रात को 12 बजे हमें फ़ोन चला गया भी ताहिर की डेथ। आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? कातिल के साथ क्या सलूक होना चाहिए? कातिल को मेरे भाई के सजा दिलवानी है हमने अपने भाई। हाँ जी। जैसे हम रोते हैं उसकी माँ बहनें भी ऐसे ही रोए जैसे हम रो रही। ये आपके साथ कौन बैठे हैं? ये मेरे मामू हैं। उनको माइक दीजिएगा जी। आप के जी भांजा बड़ा प्यारा होता है मामुओं को, तो उसका जिस तरह से कत्ल किया गया, कुछ आपके पास कोई मालूमात है इनके जो बातें बताई? इसके अलावा तो यही बात है जी, हमारा भांजा बहुत अच्छा था, हमारा ख्याल रखता, मेरा भी ख्याल रखता था। मैं भी यहाँ इनके साथ ही रहता हूँ। अच्छा यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। तो ये बताइएगा, जिस तरह बता रही हैं आपकी हमशीरा कि उनको धमकियां मिली हैं, फोन किया? हाँ जी। पुलिस के साथ बात की आपने? हमने SHO से बात की थी। क्या नाम है जी SHO का? नहीं माधव। तो क्या कहते हैं वो इस बात गौर नहीं किया उसने, कोई बात नहीं ऐसी। आपको लगता है कि कुछ झुकाव है उनका? हाँ जी। उसकी तरफ बिका हुआ है, कातिल की तरफ। हाँ बिका हुआ है आप कह रहे हैं? हाँ जी SHO बिका हुआ है। हाँ। ये परसों तरीक पे गए थे। हाँ। हमें सदा बताया था, लेके गए हमें, उसे सारी बातें की। वो कुर्सियां आगे रख के मुल्ज़मों को बैठा रहा, हम खड़े हैं। आप लोगों को खड़ा रखा हुआ, यानी मुद्दई जिनके साथ जुल्म हुआ है, और जो कातिल है वो कुर्सी पे बैठाया हुआ? उन्होंने कुर्सी पे बिठाया। आप जानते हैं उस शख्स को, उसके घर वालों को जो कातिल है? जो जानते तो नहीं, जिस दिन वाकया हुआ तो उस दिन पता लगा मैं ठाकर थे। आपसे कोई बात हुई है उसकी? कोई बात उसने की है? नहीं, हमसे कोई बात नहीं की। हम जानते हैं ना वो कौन थे कौन नहीं थे। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है, ये वो खानदान है जो गुजारिश कर रहा है कि वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। वो मशहूर ज़माना नोटिस जो वो लेते हैं ऐसे किसी भी वाक़े पर, और वो कहते हैं किस तरह की बेटियां मेरी बेटी हैं। तो ये जो बेटी है ये अपील कर रही है, ये गुजारिश कर रही है, दरख्वास्त कर रही है कि इसके भाई के कातिल को सज़ा दिलाई जाए। और इकलौता सहारा था इससे माँ का, और इससे माँ के साथ जुल्म हुआ है। इसका एक बच्चा था, 22 साल सिर्फ उसकी उम्र थी, 22 उसने बहारें देखी थी। किस कदर बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया। और उसके बाद अफसोस का मकाम यह है कि पुलिस बजाय इसके कि इनकी दाद रसी करे, इनके साथ हमदर्दी करे, ये खड़े होते हैं और जो मुल्जिम है, जो मुजना कातिल है, उसको कुर्सी पर बैठाया होता है। ये इंसाफ हो रहा है जी, ये जुल्म आपके सामने है। अब देखना यह है कि वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेते हैं या नहीं, इनको इंसाफ मिलता है या नहीं। पुलिस के अलावा अफसरान से भी हम सवाल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जुल्म पर जुल्म क्यों हो रहा है। ताहिर को इंसाफ हम लोग की टीम जरूर दिलाएगी। मेरा इकलौता पुत हुआ, मैं किस तरह जीवा अपने बच्चे तो बगैर। इस केस के सबसे अहम किरदार यानी मकतूल ताहिर के दोस्त के साथ में मौजूद हूँ। ये इस फुटेज में भी देखा जा सकता है, यानी शाहिद भी है ये इस केस का। इससे बात कर लेते हैं। नाम क्या आपका? अमीर इरशाद। अमीर इरशाद, क्या हुआ था? आप साथ थे ताहिर के जब ये वाक़या पेश आया? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਪਾन ਖਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾन खा के ना हथ साफ सड़ ने किते। किसने? उमर भाई ने। उमर ने? जानते हो उमर को आप? पहले से नहीं जानते? अच्छा। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। इतनी देर च ਉਹਨੇ ना साफ किससे किए थे उसने? आपके पड़ोसी या मेरे साथ? आपके साथ जी। अच्छा। तो ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੇ।
तो मैं को माफ़ी मंगन लग पिया, मैं भाई सॉरी सॉरी सॉरी। आपने माफी क्यों मांगी? कोई कसूर किया था आपने? कसूर कोई भी नहीं सीगा साडा। ते बस उन्हें पिस्तौल कढ़िया सी, मैं डर गया उत्थे। अच्छा। ते मैं कहा भाई सॉरी सॉरी सॉरी। तो उन्हें मेरे थप्पड़ मारने शुरू करते, 2-4 मारे ते फिर पिछे ने फिर 2-3 मारे ते चला सीगा। हाँ। ते उस तो अगे ताहिर भाई आ गए। ताहिर भाई ने ना उन्होंने थोड़ा जिहा हैरान किया, भाई की गल है? उन्हें नाल ही उन्होंने गोडे 'च फायर मारता। उत्थों मैं होर डर गया, मैं फिर भज गया। यानी झगड़ा शुरू आपकी वजह से हुआ, आपके साथ उसने हाथ साफ किए हाँ जी, उमैर ने, हाँ जी, और वहां से झगड़ा शुरू हुआ, आपको थप्पड़ मारे उसने, हाँ जी, और उसके बाद ताहिर आपको बचाने के लिए आया। जी अच्छा। के चलिए। अच्छा। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਹਰਾ ਨੂੰ ਪਸੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ? ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਤੂੰ, ਗੋਡੇ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। घुटने पे फायर ਤੇ किया। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। आप भाग गए, ਹਾਂਜੀ, अपने दोस्त को छोड़ के भाग गए। ताहिर दोस्त था आपका कितने अरसे से? 3-4 साल। 3-4 साल से दोस्त था। वो आपको बचाने के लिए आया क्योंकि आपके साथ बदतमीजी की उमैर ने, और आप ऐसे दोस्त को छोड़ के चले गए, भाग गए वहां मैं से। डर गया सोते डर गए थे। काफी ज्यादा डर गया। आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी क्योंकि दोस्त है ना आप, दोस्ती का क्या हक ਤੇ ਉਹ होता है? ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸਾਨੂੰ, किस लड़के ने फोड़ा? किसको ਤਮੂਰ फोड़ा? ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਮੈਰ ਨੂੰ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਡੇਗ ਪਏ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ। तो उसके बाद कहाँ गए? ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। चले गए। आपको पता था कि उसको फायर लग गया है, उसकी मौत बाकी हो गई थी? उसके नहीं, गोडे में लगा था बस। घुटने में लगा था। तो मैं पਰਾਂ ਨੂੰ कितने फायर लगे? उमैर ने कितने मारे फायर ताहिर को? मेरे सामने तो एक बजा उसके। अच्छा ये बताओ, चलो सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उमैर को गिरफ्तार किया गया, आपसे बुलाया गया आपको कोई गवाही के लिए, कुछ पूछताछ के लिए बुलाया गया? पुलिस ने बुलाया? हाँ जी, पुलिस नाल ही जाते रहे सी, घर वाले दे नाल ही। पूछा आपसे? आपने बताया कि यही बंदा था जी जिसने हाँ फायर जी। किया? बताया, गवाही दी है आपने? हाँ जी, सारे जी नाल। जब जब बुलाया जाएगा गवाही दोगे क्योंकि आप ऐनी शाहिद हो, हाँ जी। आपके बयान की वजह से हाँ इस जी, सारे हाँ केस जी। का फैसला होना हाँ है, जी। पता ना इस बात का? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताओ कि कोई धमकी वगैरह मिली आपको किसी से? नहीं नहीं, हले तो कोई नहीं। कोई धमकी नहीं मिली? नहीं कोई लालच दिया गया हो? नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, ठीक। ये जी दोस्त मकतूल ताहिर का मोहम्मद इरशाद, जो कि उस मौके पर मौजूद था। मामला शुरू मोहम्मद इरशाद की वजह से हुआ क्योंकि मोहम्मद इरशाद के ही कपड़ों से उमैर ने अपने हाथ साफ किए पान वाले, और मारा भी, ज़दोकोब भी किया। बहरहाल बड़ा अहम गवाह है और इसके बयान की रोशनी में केस पर बड़ा असर पड़ सकता है। आपने गुफ्तगू सुन ली है, फैसला आप कीजिए। मेरा एक इकलौता पुੱਤ ਵਾ, मैं किस तरह जीवा अपने बच्चे तो बगैर। ताहिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम के साथ मैं मौजूद हूँ, इससे बात कर लेते हैं। नाम क्या तुम्हारा? मैं जफर। उमैर जफर, क्यों कत्ल किया है ताहिर को? सर मैंने तो नहीं कत्ल किया क्या यार। कत्ल किया? किसने कत्ल किया फिर? वो उनके साथ दोस्त हैं, वो भी फायरिंग कर रहे थे उनको। कौन? उनके दोस्त है जो फोत हुए। जो लड़का, फुटेज हमारे पास सारी मौजूद है, जी। उसमें तुमने हाथ साफ किए हैं उसके कपड़ों के साथ, सर मैंने हाथ फिर नहीं साफ मारा है किया। उसको, थप्पड़ मारे हैं। इस लड़के का नाम इरशाद है, मोहम्मद सर मैंने इरशाद। हाथ नहीं साफ किया, उनके साथ क्या किया था? टकराया था। कौन टकराया था? मैं। अच्छा, किसके साथ टकराए थे? जो लड़के थे उधर 3, वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? पता नहीं वो पान खाने गए थे। पान खाने गए हुए थे। तो झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? उन लोगों ने मुझे गालियाँ दी, धक्के दिए उधर से। धक्के दिए? अच्छा, फिर तुमने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। वो उन लोगों लड़के के पास पिस्तौल भी था, एक उस लड़का। लड़के के पास पिस्तौल था? अच्छा, फिर उन लोगों ने पिस्तौल दिखाया मुझे, तो फिर मैं पीछे हटा तो उन्होंने मुझे धक्के धुक्के दिए उधर से। उसके बाद? मैंने फिर अपना पिस्तौल निकाला उनको डराने के लिए। अच्छा। तो एक लड़का था उनके साथ, उसने मैं ज़मीन पे फायर कर रहा था, तो एक लड़के ने धक्का दिया, उसके टांग पे बज गया फायर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो एक और लड़का मुझे मार रहा था, साथ में था उसके, उधर मैंने ज़मीन पे फायर किया, उसके मारा नहीं है। अच्छा। फिर उसने मुझे नीचे गिरा लिया उधर। अच्छा, उसके बाद तुमने क्या किया? उसके बाद कुछ नहीं, वो छीन रहा था, उधर ही पिस्तौल चला जो भी। यानी ये जो तकरीबन वो आधे घंटे की जो फुटेज है, जो सीसीटीवी फुटेज है, वो सब झूठ है, वो गलत है, जिसमें तुम वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हो कि तुम उस लड़के को थप्पड़ मार रहे हो जिसका नाम इरशाद है। उसके बाद तुमने पहले घुटने पे फायर किया ताहिर के, और उसके बाद सर जी, उन्होंने मुझे वो गलत है। यानी वो फुटेज जिसमें तुम नज़र आ रहे हो बाकायदा तौर पर, वो सबूत है, यानी वो कह रहे हो गलत है, वो झूठ है, वो ये कह रहे हो तुम? सर जी झूठ भी है, और आपने देखा ही है, उन लोगों ने मुझे मारा, धक्के दिए थे। इसमें कहीं पे भी तुम पर सर कोई जी तशद्दुद वीडियो आप नहीं देख किया लें। गया। मैं वीडियो देख के बात धक्के कर रहा दिए हूँ। उन्होंने मुझे, मैं गाली वीडियो देख के बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो देख के बात कर रहा हूँ। तुमने हाथ साफ किया। सर जी हाथ नहीं मैंने साफ किया, उनके साथ टकराया, उधर से लड़ाई। ओके जी, टकराया, छोड़ दो। तुमने थप्पड़ मारे उसको, इरशाद को थप्पड़ मारे हैं, ये फुटेज में मौजूद है ये चीज़। उन लोगों ने मुझे धक्के दे गए, उधर से क्यों गालियाँ दी। दिए थे उन्होंने तुम्हें? वजह क्या? उनके साथ टकरा गया। जानती इन लोगों के साथ पहले? मैं सर उनको जानते नहीं। नहीं जानते?
तुम्हारे पास पहले भी केसेस हैं ना कत्ल के? नहीं सर, कोई कत्ल के केसेस नहीं है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है पुलिस में? वो तो किसी ने झूठा इल्जाम लगाया था, पर्चा दिया। क्यों यार ऐसा क्यों होता है कि तुम पर ही झूठे इल्जाम लगते हैं? बड़े मजलूम हो तुम, पहले तुम पे झूठा इल्जाम लगा, अभी भी तुम्हें धक्के दिए गए, तुम पर पिस्तौल बकौल तुम्हारे तानी गई और तुमसे गलती से फायर हुआ, तुमने कहा जमीन पर फायर किया तुमने, पता नहीं वो कैसे उस बेचारे के सीने पे और घुटने पे लगा। ये हैरत की बात है, तुम्हारे साथ क्यों जुल्म होता है इतना? कितना मजलूम इंसान हो यार तुम तो। ऐसा क्या क्या वजह क्या आखिर? ये सारे दुश्मन क्यों है? दुनिया वाले दुश्मन क्यों तुम्हारे? तो नहीं सर जी, मैं तो उनको जानता भी नहीं था। नहीं जानते थे, इसीलिए उसको थप्पड़ मारे थे, उसको कत्ल किया। अच्छा पिस्तौल जो तुम्हारे पास था उसका लाइसेंस तो होगा? जी है लाइसेंस, पुलिस के पास है वो पिस्तौल इस वक्त तहवील में उनकी। उस वक्त जो वाकया हुआ है, तुम्हारी हैयत मुख्तलिफ है, बाल बढ़ाए हुए तुमने, दाढ़ी भी तुम्हारी बड़ी हुई है, मूछें भी हैं तुम्हारी, ऐसा ही है तो मुझे क्यों करवाई? खत्म क्यों करवाई? क्यों शेव नहीं मैंने करवाई थी, वो दाढ़ी बड़ी हुई थी मेरी। तुम्हारी पुरानी तस्वीरों में भी तुम्हारी बड़ी बड़ी मूछें हैं, देखी है वो? जी सर। बदमाश हो ना? नहीं सर। तुम्हारे भाइयों पे भी कत्ल के मुकदमात हैं? सर जी किसी पर नहीं। अच्छा डिपोर्ट कहाँ से हुए हो? क्या? कौन से मुल्क से डिपोर्ट हुए हो? मैं सऊदीया से खुद ही आया था। खुद ही आए थे, डिपोर्ट नहीं हुए? हमारे पास तो रिकॉर्ड है कि तुम डिपोर्ट हुए, वहाँ से निकाला गया तुम्हें। निकाला नहीं गया, वो कफील के साथ मसला था उसमें। कफील के साथ मसला था? ये बहुत तुम्हारे साथ बहुत जुल्म करते हैं लोग, मुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है तुम्हारे साथ हैं। अच्छा चलो ये बताओ कि जो मकतूल है ताहिर, उसकी वालदा को धमकियां मिली हैं, उनका इल्ज़ाम है ये, तुम्हारे घर वालों ने धमकियां दी हैं, किसी दोस्त ने दी हैं? सर जी उन्होंने क्यों धमकियां देनी है? नहीं धमकियां दी हैं। तुमने कत्ल नहीं किया ताहिर को? जी मैंने नहीं। तुम्हारी गोली उसके जिस्म में मौजूद, तुम्हारे पिस्तौल की गोली। सर जी जब मैं गया उन लोगों ने फायर किया, वो ये वो लोग कौन है जिन्होंने फायर? जो उसके दोस्त है वही थे सर। उन्होंने अपने दोस्त पे फायर कर दिया? उन्होंने सर जी किए हैं। जब मैं क्यों अपने दोस्त को वो क्यों मारेंगे? अगर उन्होंने फर्ज करो बकौल तुम्हारे साथ झगड़ा हो रहा था जी, तुम्हारे साथ ज्यादती, जी आपने वीडियो देखी है? तुम्हें मैं वीडियो देख के बात कर रहा हूँ ना यार, मैंने जानबूझ के तो नहीं मारा। जानबूझ के नहीं मारा, गलती से किसी को कत्ल कर दिया। सर जी जानना पहचान मैं तो उनको जानते नहीं। भोलपन था। तुम नशे में थे उस वक्त? नहीं सर जी, नशा नहीं किया हुआ था। अच्छा पान की दुकान पर जो फुटेज बनी है उसमें सारा कुछ मौजूद है, तुम अभी जो भी बयान देते हो वो मौजूद है फुटेज, वो अदालत में भी पेश होगी सबूत के तौर पर। उसमें सारा कुछ मौजूद है कि तुमने मारा और उसके बाद फायर किया, ये सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है। सर जी उन लोगों ने मुझे मारा, धक्के दिए पहले। मुसलमान लोग? जी। कलमा पढ़ा हुआ है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला को जान देनी है जी। एक शख्स को कत्ल किया है, एक बंदे को मारा है, यहाँ चलो फर्ज करो यहाँ बच भी जाओ, बयान दे भी तो, उस अदालत में तो नहीं बच सकोगे ना जी। वहाँ किसको बेवकूफ़ बनाओगे? एक माँ का बेटा कत्ल हुआ है, तुम्हारी शादी हुई? नहीं सर नहीं हुई। कितने भाई हो तुम लोग? 4 भाई। 4 भाई हो, लेकिन वो इकलौता था, 22 साल उसकी उम्र थी ताहिर की, उसकी माँ का और कोई नहीं है। पुलिस कैसा सलूक कर रही है तुम्हारे साथ? जब सब मुल्ज़िमों के साथ करती है। नहीं मैं तो सुना वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है यार। जी आपने देखा ही है क्या वीआईपी प्रोटोकॉल? वो तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा ये बताओ उमर, मैरी तुम्हें कहते हैं ना, नाम तुम्हारा शॉर्ट नेम है। पहले हमारे पास एक फुटेज मौजूद है जो हमारे नुमाइंदे ने तुमसे बात की हुई है, उसमें तुमने एतराफ़ किया कि तुमने कत्ल किया। मैंने नहीं किया। तुम्हारा एतराफ़ मौजूद है इसी हालत में जिसमें तुम हो ना इस वक्त, ये शेव की हुई है तुमने, इसी हालत में हो, उसमें तुम्हारा एतराफ़ है, वो तुम्हारा बयान है। बात हुई थी हमारे नुमाइंदे से, बात हुई थी जी, उन्होंने फुटेज बनाई थी ना, तो एतराफ़ किया था उसमें, कहा था कि मैंने मारा कत्ल किया। कभी मैंने नहीं किया, उन लोगों ने एतराफ़ किया था, ये नहीं किया था उसमें। मैं कत्ल की बात नहीं, एतराफ़ किया था या नहीं किया था उसमें? क्या था कि मैंने मारा है, मैंने कत्ल किया है, ये माना था? जो हुआ मैंने यही वाक़या आपको बताया था, यही बात जो आप मुझसे कह रहे हो, लेकिन उसमें तो कुछ और मजीद और बातें हैं। उसमें तो तुमने कहा कि मैंने हाँ कत्ल किया, मुझसे फायर हो गया, गुस्से में आके, मैं इश्तिआल में आके मैंने फायर किया। ये उस फुटेज में जो नीचे किया उसका मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जो नीचे जमीन पे किया था उसने, लड़के कैसे लग गई फिर उसको? नीचे फायर किया, एक घुटने पे, उसकी टांग पे गोली लगती है। नीचे जब फायर करा उस लड़के ने धक्का दिया, वो उसके घुटने पे बजी, उसका मुझे पता है कि उसके बजी। उमर है जी, ये मुल्जिम है और अब ये कह रहा है कि इसने जो फायर है ज़मीन पे किया, और वो जो लड़का है यानी ताहिर मकतूल, उसके दोस्तों की तरफ से जो फायर हुआ है शायद उसमें वो उसकी हलाकत हुई। फिलहाल बड़ी अजीब सी बातें हैं और जो बयानात अभी सामने आ रहे हैं उससे तो ये केस और तरफ ही जा रहा है, लेकिन सबसे जो मजबूत सबूत है वो फुटेज है, वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें सारा कुछ नज़र आ रहा है। मैं कुछ नहीं कहता, मैं इसके बयान पे बात करता ही नहीं, तबसरा ही नहीं करता। वो फुटेज आप भी देखिएगा और उससे सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अदालत ने भी उसी की बेस पर फैसला करना है।
ताहिर कत्ल केस पर बात करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसपी सिटी जनाब जमील जफर साहब के साथ, और साथ साथ डीएसपी सलीम बड़ाई साहब भी मौजूद हैं। पहले एसपी साहब से बात करते हैं। एसपी साहब ये बताइए, इस केस में सर 302 दफ़ा लगी है, 34 लगी है, लेकिन 780 दहशतगर्दी की दफ़ा इसमें आयद नहीं की गई, ना ही 311 फसाद फिलहाल, क्योंकि पान की दुकान है, बाजार है जहाँ पे उस शख्स ने फायरिंग करके कत्ल किया है। ये दफ़ात क्यों नहीं आयद हुई इसमें सर? तो 780 के लिए लाजमी है कि एट लार्ज फायरिंग की जाए, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की जाए और विदाउट एम फायरिंग की जाए। वो चीज़ें इसमें नहीं थी। इसने एक ही बंदे को टारगेट किया, एक ही बंदे को एम किया और उसी को उसने गोली मारी है, और इसलिए 780 इसमें अट्रैक्ट नहीं होता था। सेकेंडली जो दूसरी चीज़ है वो ये है, आपने जो बात की, क्वेश्चन किया कि 311 जो है फसाद फिल अर्ज क्यों नहीं उसमें लगाई। 311 का सेक्शन उस वक्त लगाया जाता है जहाँ पे ये हो कि कंपाउंडमेंट का खदशा हो, कि भाई ने बहन को कत्ल कर दिया या दो भाइयों ने, एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, जहाँ पे ये चीज़ हो कि कंपाउंड हो सकता है ऑफेंस। सर यहाँ एक फायर किए गए, इसमें लोग खौफजदा हुए लोग, और वैसे भी इसमें इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा 9 तारीख का ये वाक़या है, उस दिन थ्रेट थे, उस दिन हाई अलर्ट था, सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट थी, तो उस दिन एक शख्स पिस्तौल लेकर घूम रहा आता है और ऐसे हसास इलाके में फायर करता है, तो इस सूरत में क्या ये दफ़ात आयद नहीं होनी चाहिए? आपने वो जगह देखी होगी, यकीनन वहाँ पे गए होंगे आप, उस पान शॉप पे वो देखी होगी आपने, सिक्लूडेड सी जगह थी, लेकिन उसने दफ़ा 144 नाफिज थी ना, 9 फरवरी 144 बिल्कुल वहाँ पे नाफिज थी, सिक्लूडेड सी जगह थी। और सेकेंडली वो कोई ऐसा बड़ा वेपन नहीं था कि वो जो लेके पब्लिकली घूमता हो आइडिया हो जाता। जगह जगह पे नाकाबंदी होती है, रूटीन में भी होती है, उस दिन ज़्यादा थी, आपकी बात ठीक है, लेकिन 80 लाख की आबादी का ये शहर है, इसमें कोई शख्स अगर एक वेपन लेके किसी जगह तक चला जाता है अपने मकान के पास ही, तो ये मुमकिन है। सर एक ऐसा दिन खास तौर पर जब 2-3 लेटर पैदर पे आए हों और हाई अलर्ट हो, दफ़ा 144 भी नाफिज हो, फिर भी बेशक एक शख्स हो या एक से ज़ायद हो, चेकिंग तो होनी चाहिए और इस बात तसल्ली होनी चाहिए कि कोई शख्स असला लेकर ना घूमे इतनी आज़ादी। अगर आप उस दिन की ओवरऑल क्राइम डायरी देखें तमाम फैसलाबाद सिटी की, इकबाल टाउन की, मदीना टाउन की, तो आपको पता चलेगा कि मदीना टाउन में उस दिन 5 से 7 बंदे अरेस्ट हुए असले वाले, और इकबाल टाउन में भी इतने ही लोग हुए होंगे, लेकिन अगर कोई एक बंदा बच गया है तो वो दैट्स। और दूसरा ये टाइम रात का था, आपने चूँकि वकूआ देखा हुआ, सारी जगह देखी है, रात का टाइम था, मैं भी उस वक्त इतनी सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं थी और वो सिक्लूडेडली वहाँ तक पहुँच गया और वहाँ पे। अच्छा जमील साहब, एक इल्ज़ाम आयद हो रहा है इस थाने की इंतजामिया पर, खासतौर पर SHO साबादिल साहब है उनके ऊपर, ये मुद्दई पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि मुलजिम को बाकायदा कुर्सी पेश की जाती है, उसे इज़्ज़त और एहतराम दिया जाता है, और ये जो मुद्दई पार्टी जिन्होंने अपना बच्चा खोया है वो खड़े होते हैं मुलजिमान की तरह। ये आप इस पर कोई तवज्जो? दिस इज आई थिंक नॉट पॉसिबल, बट इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट हैज हैपेंड, अगर ये हुआ है तो ये बहुत ही गलत हुआ है, और इसकी न सिर्फ महकमाना कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनको एग्जाम्पल बनाया जाएगा। ये कैसे मुमकिन है कि आप मुलजम को तो इज्जत दें और मुद्दई को आप धक्के दें? दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अखलाकी तौर पे भी दुरुस्त नहीं, नॉट पॉसिबल। चलिए अच्छा ये बताइएगा कि ये जो मुद्दई पार्टी है, खातून है जो बेवा है, बेटा भी उसका एक ही इकलौता बेटा था, वो कह रही हैं कि मुझे कॉल्स आई हैं, धमकियां दी गई हैं मुझे, ऑब्वियसली वो फ़ोन रिकॉर्ड भी मौजूद होगा, तो इस पर अभी तक उन्होंने पुलिस को भी आगाह किया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो मैं ये आपके इल्म में ला रहा हूँ, इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? अगर बिल्कुल लिया जाएगा। देखें 25 टेलीग्राफ एक्ट होता है इसके लिए, अगर आपको फ़ोन पे कोई धमकियाँ देता है और अगर वो वैसे कोई जर्नल कंप्लेनेंट भी हमारे पास आता है तो हम FIR उसकी लॉन्च कर देते हैं। अगर 302 के मुद्दई को कोई थ्रेट करे तो ये तो फिर बहुत इसका प्रोपोर्शनली बहुत हाई हो जाता है, और फिर तो हम लाजमी इस पर FIR भी लॉन्च करेंगे। आखिरी सवाल, इस एग्जाम्पल सेट की जाएगी, इस केस में जो मुलजिम है उसको सज़ा दी जाएगी, क्या आप ज़ाती दिलचस्पी लेंगे? जी इंशाल्लाह मुकम्मल ज़ाती दिलचस्पी भी लेंगे, और वी विल मेक श्योर कि इसकी चलाने में कोई ऐसा लेकुना ना हो कि उस बंदे को फिर जुडिशल प्रोसीडिंग में कोई सहूलत मिले। बहुत शुक्रिया। जमील जफर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, SP साहब, और ये कह रहे थे ज़ाती दिलचस्पी लेंगे और ये कोशिश करेंगे, इस बात को मुमकिन बनाएंगे कि मुलजिम को करार वाकई सज़ा दी जाए। इकलौता पुत, मैं किस तरह जीवा अपने बच्चे तो बगैर। जरा सी बात पर एक माँ का लाल छीन लिया गया, इकलौता बेटा
जो कि अभी 21-22 साल का नौजवान था और उसकी माँ ने पता नहीं कितने सपने देखे थे उसकी खातिर, उसकी जान ले ली गई। इस वाक़े पर ही बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ, हमारे नफ्सियात जनाब डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती साहब के साथ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। सर, पान की दुकान के बाहर एक छोटा सा तनाज़ा हाथ साफ़ करने की वजह से शुरू हुआ, दोस्त को मारा गया और दोस्त की इज्जत नफ्स को बचाते हुए ये नौजवान बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये ज़रा सी बात पर नौबत यहाँ तक क्यों पहुँच जाती है? मैं अर्ज़ करूँ कि ये जो अदम बर्दाश्त की इंतहा इतनी हमारी सोसाइटी में हो गई है, ये सारा उसी का किया धर है। और जब तक हम इस तरह के वाक़यात के बैक में जो अवामिल हैं उनका सद्देबाब नहीं करेंगे। आप देखें, इस एक वाक़े को अगर मिसाल बनाई जाए, मे बी वो बंदा ड्रंक हो, अपनी सेंसेस में ना हो, फिर ये कि उसके घर की तालीम व तरबियत, उसके जो बाकी ख़ानदान के जो बैकग्राउंड है वो सारा इसमें काउंट होता है कि एक बंदे ने छोटी सी गलती की। यार, एक मेरा दोस्त था, मैं बताऊं, उसके ना गाड़ी के नीचे बिल्ली आ गई, उस बेचारे को गलती से एक माह वो बेचारा जो है ना वो बुखार जैसी कैफियत में घर पे पड़ा रहा, इतना गिल्ट आया। और हम इंसानी जान को देखें, क्या बेतौकीरी हो गई है। अच्छा, वैसे आपने जो अभी कुछ देर पहले बात की उनके ख़ानदान के बारे में, बिल्कुल आप ठीक पहुँचे। उसकी वजह ये है कि ये जो मुलजिम है वो मुबैना कातिल है, इसके भाई भी कत्ल की वारदातों में मुलव्वस रहे हैं और वो फरार भी हैं, और ये भी मुबैना तौर पर पहले कत्ल कर चुका है लेकिन बचता आ रहा है। तो क्या इनका बच जाना सज़ा से, इनको सज़ा ना मिलना ऐसे मुलजिमान की, ये वजह बनता है कि ये दीदा दिलेरी इनमें इजाफा हो जाता है? बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखें, लोग फिर मिसाल देते हैं, एक दूसरे की देखा देखी इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व होते जाते हैं। वैसे तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था। साइकोपैथ पर्सनैलिटीज़ जो होती है ना, वो गिल्ट नहीं होता उनमें दूसरों का एहसास नहीं होता, वो दूसरों को टॉर्चर करके, दूसरों को इस तरह से जुल्म करके खुशी महसूस करते हैं। तो जब तक उनको हम करार वाकई सज़ा नहीं देंगे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, आप इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले ताकतवर वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब, उनका ये हल्का है और उनके डेरे से सिर्फ तकरीबन 1 मिनट या 2 मिनट की मुसाफत पर यह वाक़या पेश आया कत्ल का, और अभी तक कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं उन गरीबों की दादरसी करने के लिए जिनका बेटा कत्ल हुआ, और ना ही अभी तक इंसाफ मिलने की कोई तवक्को है। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि हमने इसमें वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ जानने के लिए बहुत मरतबा रब्ता किया उनसे कि हम उनसे बात कर सकें, जान सकें कि वो क्या कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से शायद उनके पास हमारे लिए या गरीबों के लिए वक्त नहीं है, अपने वोटर के लिए वक्त नहीं है। तो इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जनाब फ़ारूक हबीब साहब मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से मेरे साथ वो हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फ़ारूक साहब, वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह बड़े ताकतवर वज़ीर हैं और यहाँ तक कि अपना मर्ज़ी का मेयर भी मुंतखब करवा लेते हैं, शेर अली साहब को शिकस्त दे देते हैं, लेकिन उनके हल्के में, उनके डेरे से कुछ फासले पर एक कत्ल का वाक़या पेश आता है, वो भी ख़ास तौर पर उस दिन जब थ्रेड्स थी, दफ़ा 144 नाफिज थी और एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है सरेआम ऐसी जगह पर जहाँ पर कि कैमरास भी लगे हुए हैं, लोगों का बड़ा हुजूम है। क्या कहेंगे जी इसको आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए ये कम है, और राना सनाउल्लाह साहब खुद वज़ीर कानून हैं, लेकिन उनकी वज़ीर कानूनियत के दौरान जो है वो जंगल का कानून नाफिज हुआ है। किस तरह जो है वो दिन दिहाड़े उनके डेरे के बिल्कुल पास जो है वो एक नौजवान को जो है वो कत्ल कर दिया गया, और उस लोगों को जो है वो कत्ल करने का लाइसेंस मिला हुआ है, जिस तरह आपने बताया उस दिन दफ़ा 144 भी थी। इसी तरह यहाँ पर इससे पहले भी कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर राना सनाउल्लाह साहब कोई इक़दामात नहीं लेते तो उनके अपने हल्के के लोग और बाकी लोग जो हैं उनकी जान और माल का तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है यहाँ के ऊपर। यहाँ पे अलमिया ये है कि इस हल्के में वो बूढ़ी औरत जिसका इकलौता बेटा था वो कत्ल हो गया है, तकरीबन 20-21-22 साल का नौजवान, वो उससे दादरसी करने के लिए अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई भी, यानी खुद ना भी जाते राना सनाउल्लाह साहब, किसी और को भेज देते दादरसी के लिए, कोई हर्फ बोल देते, 2 हर्फ बोल देते हमदर्दी के ही, ये तक नहीं हुआ। देखें, मैं ये समझता हूँ ये हुक्मरानों की बेहिसी है, और देखें हल्का राना सनाउल्लाह साहब के हल्के के अंदर कत्ल हुआ है और वहाँ पर आबिद शेर अली भी मौजूद हैं, दोनों मिनिस्टर्स हैं, दोनों का ये हल्का है। किसी में से मैं समझता हूँ हुकूमत क्या इन मिनिस्टर्स को, इनके किसी MNA MPA को भी तौफीक नहीं हुई
कि जाकर जो है वो मजलूमों के साथ जाकर उनकी दाद रसी करें, उनके लिए कोई इमदाद का ऐलान करें। ओपोजिशन की हैसियत से आप लोगों की तरफ से भी कोई नहीं गया इस औरत के साथ दाद रसी करने के लिए, हमदर्दी के दो बोल बोलने के लिए, या जो ये बुनियादी इशू है इस पर हम देखते हैं कि हुकूमत को टफ टाइम नहीं देती, हुकूमत के आगे आवाज़ नहीं उठाती ओपोजिशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे कि ओपोजिशन में मौजूद है, आपका ओपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली में, लेकिन ऐसा हमने कभी कोई बुनियादी इशू पर कोई बात नहीं देखी है असेंबली। देखिए, मैं ये समझता हूँ जो ये हुकूमत है ये ऐसी ही है, भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। कई बार जो है वो हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो आवाज़ उठाई है, चाहे वो असेंबली के ऊपर हो, चाहे वो शहर के ऊपर हो। तहरीक इंसाफ आवाज़ बुलंद कर सकती है, आवाज़ हमने बुलंद की है और आज भी जो है वो हम मजलूमों के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि इन तमाम केसेस के अंदर इंसाफ हो और ख़ास करके इस केस के अंदर भी जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। और रियासत को और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो खातून है बच्चे की जिसको मारा गया है, कत्ल किया गया है, उनको जानी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करें और बल्कि उनकी माली इमदाद भी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी फ़ारूक हबीब साहब की और उनका ये कहना है कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसी कानून साजी करे ताकि इस तरह के वाक़यात में कोई भी कातिल जो है वो बच निकलने में कामयाब ना हो। और मैं यहाँ फिर दोहराना चाहूँगा कि हमने बारहा ये कोशिश की कि वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब, जिनका ये हल्का जहाँ ये वाक़या पेश आया और कुछ ही फासले पर उनका डेरा भी मौजूद है, उनसे बात की जाए, उनका मौक़िफ़ भी जाना जाए। चूँकि हुकूमत का मौक़िफ़ जानना भी ज़रूरी है, हम दोनों तरफ की आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में यही रिवायत रही है, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने हमें वक्त नहीं दिया और मैं फिर ये दोहरा रहा हूँ कि उनसे कोशिश के बावजूद उनका वक्त ना मिलना, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। बहरहाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी मरकजी सेक्रेटरी जनरल जनाब फ़ारूक हबीब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। मेरा इकलौता पुत मैं किस तरह जीवा अपने बच्चे तो बगैर। नाज़रीन, ताहिर कत्ल केस कोई अनोखा वाक़या नहीं है, पहला वाक़या नहीं है कत्ल का, लेकिन अनोखी बात यह है कि ये हल्का जनाब वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब का है और यहाँ उस दिन दफ़ा 144 भी नाफिज थी जब ये वाक़या हुआ। एक शख्स असलहा लेकर आता है और किस तरीके से आसानी से कत्ल कर देता है एक नौजवान को और कोई पूछने वाला नहीं है। इन सारे पहलुओं पर, कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीनियर एडवोकेट जनाब मियां अली इशफाक साहब के साथ। बात कर लेते हैं। मियां साहब, ये बताइएगा, दफ़ा 144 क्या मजाक है, मतलब कि लगी हुई है, नाफिज है और थ्रेट्स भी मौजूद हैं, इसके बावजूद एक शख्स असलहा उसके पास मौजूद है, वो आता है, कत्ल कर देता है दिन दहाड़े, कोई 780 नहीं लगती, कोई जो 311 है, 311 है, फसाद फिल अर्ज़ की दफ़ा, वो भी नहीं लगती है। मजाक है ये दफ़ा 144? पंजाब में लाकानूनियत इस मकाम पे पहुंच चुकी है कि आपने रेफ़र किया पंजाब के प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर को, राना सनाउल्लाह को। आई एम अमेज्ड कि उनका हल्का है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिन दहाड़े ये दहशत गर्दी का वाक़या है। चूँकि ये पब्लिक प्लेस पे हुआ है, बावजूद इसके कि दफ़ा 144 नाफिज थी, इसमें दिन दहाड़े कत्ल हो जाना नोटोरियसली ओपनली ऑन अ पब्लिक प्लेस, दिस इज़ हैविंग अ वेरी सीरियस फेयरफुल इम्पैक्ट। लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई ना होना कानून के मुंह पर तमाचा है। स्टेट ने प्रोटेक्ट करना है अपने सिटीज़न को और आज तक एक ऐसा शख्स जो रियासत के रहमो करम पे है, उसका रियासत किसी तरह भी लॉजिकल एंड पे ना लेके जाए तो रियासत की इंतहाई बदनज़मी है। इस केस में अब ये जो मुद्दई पार्टी है, बहुत गरीब लोग हैं, इतने गरीब हैं कि ये शायद वकील भी अफोर्ड नहीं कर सकते। माशाल्लाह आप लोगों की तो फीसें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। खैर, ये बताएगा कि अब ये उसको परस्यू नहीं कर सकते उस तरह से, और केस भी कितना मजबूत नहीं है, जैसे कि 311 नहीं लगी हुई है, ना ही इसमें 780 लगी है। तो ऐसी सूरत में क्या रियासत का ये होता है, इस्तेहकाक होता है कि वो आगे बढ़कर इस केस को ऑन करे, या पुलिस खुद से कर सकती है इसको? देखिए, रियासत का इंतज़ामी ढांचे में ही पुलिस एक इंस्टीट्यूशन है और बिल्कुल बाकायदा तौर पर रियासत खुद आगे बढ़कर जो सा है वो रोल प्ले कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन में अमेंडमेंट्स चेंज हो सकती हैं, फसादुल फिल अर्ज़ के ज़ुमरे में ये केस लाया जा सकता है। रियासत खुद इसकी मुद्दई जो सा है आगे बन के और इसकी तफ्तीश में जितने लकूनाज हैं, जितने फॉल्ट्स हैं, जितने डिफेक्ट्स हैं, इनको रिमूव किया जाना चाहिए और हो जाना चाहिए था। 4 से 5 कैमरे लगे हुए हैं उस जगह पर, उस दुकान में जहाँ पे कत्ल का वाक़या, और वो फुटेज हमारे पास मौजूद भी है और बार बार हम दिखाएंगे भी, दिखा भी रहे हैं। उस फुटेज में वाज़ेह सब कुछ
क्या ये नाकाबिल तरदीद सबूत है? क्या इसकी बेस पर उस शख्स को सजा हो सकती है? दुनिया इस मकाम पर पहुंच चुकी है कि क्रिमिनल लॉ और एविडेंस जो है बड़ी मॉडर्न आ गई है। एज लॉन्ग एज वो CCTV फुटेज पे मुलजिम फरीक कोई सवाल नहीं उठाता, और अगर उठाता है कि जी ये फोर्ज है या मैन्युफैक्चर की गई है, तो उस पर फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री से उसका अटेस्टेशन करा लेनी चाहिए। अच्छा, उसकी वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन के बाद अगर ये पता लगता है कि CCTV फुटेज जेन्युइन है, तो आई बिलीव इससे ज़्यादा सॉलिड एविडेंस आज के ज़माने में ये आई विटनेसेस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की लेटेस्ट मैकेनिज्म जो कैमरे की सूरत में आया है, ये ज़्यादा रिलायबल एविडेंस आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो मुलजिम है वो झुठला रहा है इस फुटेज को। मियां इशफाक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, कानून को मजबूत होना चाहिए, और जब हमारे पास ये सारे इख्तियारात मौजूद हैं कि फोरेंसिक लैब भी है जहाँ से उस फुटेज की तस्दीक हो सकती है, और ये एक ऐसा सबूत है जिसे कोई भी अदालत झुठला नहीं सकती, कोई भी मुलजिम झुठला नहीं सकता, नाकाबिल तरदीद सबूत है, क्योंकि उसकी तस्दीक हो सकती है कि वो असली फुटेज है या वो क्रिएट की गई है, उसके साथ टेम्पर किया गया है, उसको एडिट किया गया, ये सब तस्दीक हो सकती है। हमारे यहाँ फोरेंसिक लैब भी मौजूद है, तो ज़रूरत इस बात की कि जो साइंटिफिक तरीके हैं उन्हें इस्तेमाल करके ऐसे मुलजिमान को करार वाकई सजा दी जाए।